तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगा वो मेनली पैनक्रियाटिक कैंसर है। तो पैनक्रियाटिक कैंसर क्यों हो जाता है, इसके सिम्टम क्या हैं, अर्ली सिम्टम क्या हैं, लेट सिम्टम क्या है, इसमें बाद में हमें पता कैसे चलेगा। तो ये सब बताने से पहले, ये तो बताऊँगा ही, ये सब बताने से पहले मैं आपको जनरली इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कैंसर के बारे में कि मतलब एक जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंसर कि इसमें होता क्या है। कोई भी कैंसर मतलब पैनक्रियाटिक ही नहीं कि कोई भी कैंसर होता है तो उसमें एक्चुअल में क्या होता है कैंसर में। अगर मैं आपको बताऊँ तो कैंसर सेल या फिर कैंसर जो होता है वो हमारे बॉडी में कहीं भी घाव हो सकता है। मेरे फेस पे यहाँ भी घाव हो सकता है, यहाँ भी घाव, मेरे हाथ पे या फिर कहीं भी घाव हो सकता है। तो जनरली वो एक घाव है, बाहर है, बस वही घाव अगर बॉडी में कहीं और हो जाए तो उसी को हम ट्यूमर सेल, कैंसर सेल बोल देते हैं। अब ये जो घाव बाहर है, ये बाहर जो घाव है मतलब कि वो उसमें कुछ सूजन आ गई है या फिर वो सूज के बड़ा हो गया है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड करके अपनी ग्रोथ को और आगे कर चुके हैं तो थोड़ा सा फूल गया है, ये हम कह सकते हैं। सिमिलरली यही सिचुएशन हमारी जब बॉडी के अंदर कहीं हो, यानी वही छोटा सा घाव हमारे ब्रेन में हो तो उसे ब्रेन ट्यूमर बोल देंगे, हमारे लीवर में हो तो लीवर कैंसर बोल देंगे, लीवर में ट्यूमर बोल देंगे, कहीं किसी के ब्रेस्ट में हो तो वहाँ का ट्यूमर या फिर ब्रेस्ट कैंसर बोल देंगे। तो एक घाव होता है। अब ये होता कैसे है हमारे मैं एक बात बताने की कोशिश करूँ तो जब एक स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करता है तो जाइगोट बनता है ना। उस जाइगोट का कुछ भी वजन नहीं होता, अगर हम उसका वेट करें तो कोई वेट नहीं होगा, उसका कोई वजन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं आएगा उसके अंदर। पर वही जब आफ्टर द डिलीवरी है ना, प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर द डिलीवरी उसका वेट करीब 3.5 किलो 3 किलो ऐसा एक नॉर्मल बच्चा जब पैदा होता है तो इसका वेट होता है। तो ये क्या था, ये सेल डिवाइड किए थे, सेल डिवाइड करके यहाँ तक पहुंचे थे और उनका वेट 3.5 किलो हो गया। जिसका कोई वजूद भी नहीं था, अस्तित्व ही नहीं था, वो इतना वेट का हो गया। फिर वही धीरे धीरे 3.5 किलो का जो बच्चा था वो एंड तक में 70 किलो या फिर 80 किलो तक का हो जाएगा, ऐसा हमें देखने को मिलता है। ये क्यों हो रहा है? ऐसा तो है नहीं कि धीरे धीरे, मतलब हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवाइड कर रहे हैं, सेल मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बहुत फास्ट डिवाइड और बहुत फास्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हर एक दिन हमारी बॉडी के अंदर कम से कम लाखों की संख्या में नए सेल बनते हैं और उतनी संख्या में सेल मर जाते हैं, चाहे वो अंदर की कोई टूट फूट हो बॉडी की सेल की, चाहे बाहर फिजिकली कुछ टूट फूट हो, पर हमेशा बनते हैं और हमेशा इतने मर जाते हैं। मेनली जो यूथ की फेस होती है, आपके फेस जो है, फिर कई लोग हो गए, फिर मेरी यूथ के जो फेस हैं, जो हमारा लाइफ साइकिल, तो इसमें क्या होता है, इसमें नए सेल बनने की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है ना। रेट ऑफ न्यू सेल इज मोर देन द रेट ऑफ डेथ सेल, यानी जिनका सेल डेथ हो रहा है ना, हमारे बॉडी में सेल बनते भी हैं और मरते भी हैं। तो जो डेथ कर रहे हैं सेल अभी हमारे समय में, तो उनका नंबर बहुत कम है, पर जो सेल बन रहे हैं उनका नंबर काफी ज्यादा है इस समय। जब एक एज ऐसी आएगी सॉरी, एक एज ऐसी आएगी, चाहे पेरेंट्स की बात कर ले अपने, है ना, तो उस एज में क्या होगा ना, हमारे जो जो डेथ वाले सेल हैं और जो हमारे न्यू सेल बन रहे हैं उन दोनों का नंबर सेम हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ सेल डेथ एंड द नंबर ऑफ सेल इज न्यू फॉर्मिंग आर इक्वल रेट, है ना। तो रेट इक्वल हो जाएगा, तो ना उस समय हम ज़्यादा बढ़ते हैं ना हमारी डिक्लाइन ग्रोथ होती है। पर जब हम ओल्ड एज में चले जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, तो उस समय हमारे जो सेल डेथ कर रहे हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है और न्यू सेल बनना कम हो जाते हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे उस समय हमारी जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे हमारी ओल्ड एज में जाती है, और उस समय अगर कोई बॉडी में टूट फूट हो या फिर कोई बीमारी हो जाए या फिर कहीं बाहर से चोट लग जाए, तो उस समय सेल का या फिर बॉडी का रिपेयर होना थोड़ा मुश्किल होता है। इस एज में बहुत जल्दी रिपेयर हो जाता है, बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, पर उस एज में बहुत मुश्किल होता है। अब जो कैंसर सेल है हमारी बॉडी में, हर एक दिन कैंसर सेल बनते हैं, आपको पता है इसके बारे में, हर एक दिन हमारी बॉडी में कैंसर सेल बनते हैं। हमारे बॉडी में कैंसर का एक स्पेशल जीन भी पाया था उनको जीन करके, है ना। तो हमारे बॉडी में हर एक दिन कैंसर सेल बनते हैं और वो हर जगह बनते हैं, पर हमारा जो इम्यूनो सिस्टम है उस कैंसर सेल को दबा देता है। आप ऐसा समझने की कोशिश करो कि कोई सेल है, वो सेल, मतलब इतने सारे नए नए सेल बन रहे हैं हमारी बॉडी में, अब कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो हर चीज़ अच्छे से बन रही है, पर एक दो कुछ डिफेक्टिव निकल सकते हैं। तो सिमिलरली हमारी, मतलब हमारे पैदा होने से लेकर के हमारे डेथ तक हमारी बॉडी क्या कर रही है, सेल ही तो बना रही है। जब तक हमारा एंड ना हो तब तक सेल ही बना रही है, सेल फॉर्मिंग हमारी बॉडी है। तो सेल बना रही है, हर एक दिन नए नए सेल, लाखों की संख्या में सेल बन रहे हैं। तो कुछ ना कुछ सेल ऐसे अनवांटेड बन जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं है, वही कैंसर वाले सेल होते हैं जो हमें और ज़्यादा बीमार कर सकते हैं। अब वो जो सेल बन चुके हैं, जो सेल
हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या होता है हमारी बॉडी में हमारा जो ब्लड होता है मेनली उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इतना तो समझ में आता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, जैसे में हीमोग्लोबिन का लेवल होता है जिनसे हमारा ब्लड लाल लाल भी दिखता है। आरबीसी का काम यही होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का मतलब गैसियस का और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करे, है ना, मतलब कि ऑक्सीजन को अंदर पूरे बॉडी तक लेके जाए और CO2 को बाहर निकाले। और डब्ल्यूबीसी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी बाहर से कोई आए तो उसे पकड़ ले। डब्ल्यूबीसी में बहुत सारे कैटेगरी होती हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो डब्ल्यूबीसी में से मान के चलो एक उसमें एक टाइप मोनोसाइट है, वो देखेगा कि अगर कोई सेल ऐसा है, वो देखता है पहले सेल डिवाइड होता है, जब कोई डॉटर सेल, तो डॉटर सेल को देखता है कि एक सेल था डिवाइड हुआ, सेल बना डिवाइड हुआ, और डिवाइड होने के बाद जो सेल बना है वो सेल ठीक तो है, अगर वो ठीक होता है तो उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं करता है। पर अगर वो सेल देख रहा है कि वो एक अलग सेल बन चुका है, वो नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी को नहीं शो कर रहा है, अब वो कैसे पता करता है कि अगर नॉर्मल सेल होता है तो उसका प्रोटीन मैच करता है उससे, पर डिफरेंट सेल बन चुका है यानी कुछ अलग प्रोटीन है, वो उससे उसको लोकलाइज कर देता है, उससे उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, तो वो जा करके उसको खा लेता है। स्क्वेंजर मैकेनिज्म की तरह हमारी बॉडी वर्क करती है, उसको जाएगा उसे खा लेगा, और खाने के बाद क्या करेगा, उसे वो खा लेगा, ऐसे जो भी सेल बनेंगे खा लेगा उनको, है ना। अब ये क्या है, डब्ल्यूबीसी का एक तरह का हमारा इम्यूनो सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो फाइटिंग का मैकेनिज्म है, इम्यूनिटी की जो मैकेनिज्म वो है ये, उसने खा लिया उसको। अब खाने के बाद क्या होगा, अब जब वो खा जाएगा उसे, तो खाने के बाद उसके चारों तरफ वो क्या करेगा, कुछ ऐसे प्रोटीन छोड़ेगा, जो प्रोटीन उस कैंसर सेल यानी जो खराब सेल था उसके ऊपर था, वही प्रोटीन वो उसको खाने के बाद, मारने के बाद अपने ऊपर लगा लेगा। फिर हमारी बॉडी में इम्यूनो सिस्टम होता है, टी सेल, लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। तो टी सेल होता है, हेल्पर किलर टी सेल भी बोलते हैं इंग्लिश में से, CD4, CD3 रिसेप्टर, और भी मेडिकल टर्म में बोलते हैं। तो टी सेल होते हैं। अब ये जो टी सेल होते हैं, ये टी सेल उनको देखेंगे और इनको मेमोरी सेल बोलते हैं। मतलब हमारी बॉडी में ये जैसे ही आया वो कोई कैंसर सेल, तो मोनोसाइट ने उसे खा लिया, और खाने के बाद एक आइडेंटिफिकेशन बना लिया अपने ऊपर, उसी का प्रोटीन अपने ऊपर हल्का हल्का लगा लिए, जिससे टी सेल ने उसको देख लिया और पता कर लिया कि ये इस तरह के मैकेनिज्म है, इस तरह से आता है, इसके पास ये हथियार है, तो वो मेमोरी बना लेगा। और टी सेल पता है, टी सेल मेनली टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, तो ये इतने ज्यादा ही एक्टिव होते हैं कि एक घंटे में अपने आप को 5000 मतलब 5000 डिवाइड कर लेंगे अपने आप को, और जहां भी ऐसा कैंसर सेल या ट्यूमर सेल होगा उसको पकड़ लेंगे और उसको वहीं पे मार देंगे। तो ये टी सेल क्या है, टी सेल एक तरह का क्या है, एक मिलिट्री सिस्टम की तरह हमारी बॉडी में काम करता है, जो ऐसे वायरसों को या फिर कैंसर सेल को, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ कैंसर सेल को ही, बाहर से कोई भी फॉरेन सब्सटेंस कुछ भी आ जाए हमारी बॉडी में, फॉरेन सब्सटेंस, तो वो टी सेल को पकड़ता है और मारता है। HIV की बात मुझे याद आ गई, अगर किसी को HIV हुआ तो इसका इलाज नहीं है ना, किसी को एड्स हो जाए तो इलाज नहीं है। जनरली इसमें क्या होता है कि ये जो HIV का वायरस होता है जब ये HIV वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो फर्स्टली हमारे टी लिम्फोसाइट टी सेल को ही खत्म कर देता है, इनके ऊपर अटैक कर देता है ये। और टी सेल हमारी बॉडी का वो इंपॉर्टेंट इम्यूनो सिस्टम होता है, एक ऑर्गन जो थाइमस से निकल रहा है, ये इसका मेन काम यही होता है कि अगर बॉडी में कोई भी चीज बाहर से आए, कोई भी चीज बॉडी में बाहर से आए, तो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि है क्या, उसको पहचानेगा, और अगर उसे लगा कि ये हमारे काम का नहीं है, हमारे ये बाहर से आया है, तो हमारी बॉडी में दूसरा सिस्टम होता है, बी लिम्फोसाइट, उनको उनको बोलेगा, उनको ऑर्डर देगा कि इसको खत्म कर दो, इसको मार दो, तो मार देता है। बी लिम्फोसाइट जब तक एक्ट नहीं करेगा, जब तक टी लिम्फोसाइट उसको ऑर्डर नहीं देगा। HIV के केस में यही होता है कि टी लिम्फोसाइट के ऊपर ही वायरस आके मार देता है। और HIV का जो बीमारी होती है, HIV का जो वायरस होता है, इसमें ऐसा नहीं कि HIV की वायरस की वजह से कोई कमी आ गई बॉडी के अंदर और फिर उससे बीमार हो गए और उससे डेथ हो रही है। इसमें होता यह है कि HIV का जो वायरस होता है हमारे इम्यूनो सिस्टम को, टी लिम्फोसाइट को खत्म कर देता है, और फिर आदमी 2 साल 3 साल जो उसका रेट होता है उसके बाद मर जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी काम नहीं करेगी उसकी। अब इम्यूनिटी काम नहीं करेगी यानी 1 साल 2 साल के अंदर, अभी मेरे हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस होंगे, आपके हाथ में, आपके फोन पे कहीं भी होंगे पड़े हुए, हमारी बॉडी में जा रहे हैं, हम उसे इनगल्फ कर रहे हैं, ब्लड के थ्रू जा रहा है, पर हम बीमार नहीं पड़ते हर बार, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। अब सोचो 2 साल के अंदर छोटे छोटे सर्दी जुकाम से लेकर बड़ी बड़ी बीमारी तक उसे कितनी बीमारी लग जाएंगी, वो ऐसे ही डेथ कर जाएगा। तो मैं अपने टॉपिक से वैसे दूर चला गया बताते हुए, मैं बात कर रहा हूँ कि कैंसर के बारे में। तो इस तरह से कैंसर सेल फॉर्म हो रहे हैं।
पेनक्रियाटिक कैंसर के बारे में बात कर रहा था, तो पेनक्रियाज जो होता है हमारी बॉडी का लेफ्ट साइड में मेनली होता है लोकेटेड, और वो स्टमक के पीछे होता है। पेनक्रियाटिक का मेनली दो ऐसा समझ लो कि पेनक्रियाटिक का एक पार्ट जो है, तो एक लंबा वाला जो पार्ट है वो टेल है उसका, और पीछे वाला हेड पार्ट है, आपको इमेज में दिख रहा होगा। तो अगर लेफ्ट साइड, अगर पेनक्रियाज के लेफ्ट साइड में अगर कैंसर बन गया है, ट्यूमर बन गया है, तो वो हमें बहुत एडवांस स्टेज में पता चलता है। इसका मतलब कि जब वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया हो, बहुत ज़्यादा फैल गया हो, है ना, तब पता चलता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लेफ्ट साइड है ना, उस साइड में बहुत ज़्यादा जगह है उसको फैलने की, मतलब कोई ऑर्गन नहीं है जहाँ वो टच करे तो पेन हो, पेशेंट को महसूस हो और फिर वो कंप्लेन करे डॉक्टर से। तो वो तभी होता है जब बहुत ज़्यादा एडवांस फोर्थ स्टेज पे, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेज पे। मैं ये भी बताऊंगा कि स्टेज का मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज कब किसे बोलते हैं। तो जब ज़्यादा एडवांस हो तब पता चलता है। पर जनरली राइट साइड में अगर हेड ऑफ द पेनक्रियाज, जहाँ आपको दिख रहा है इमेज में, अगर इस तरफ कहीं कैंसर हो पेनक्रियाज में, तो अर्ली ही बहुत जल्दी पता चलता है, क्योंकि इस तरफ बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, ड्यूडेनम होती है, स्टमक, लीवर सब पास में चिपके होते हैं। तो हल्का सा भी इन्फ्लामेशन होगा, कैंसर सेल बढ़ेगा तो किसी और सरफेस से कॉन्टेक्ट करेगा और वो पेनफुल होगा, दर्द होगा, तो वो पता चल जाएगा। पेनक्रियाज हमारे बॉडी का वो ऑर्गन होता है जहां से हमें डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। पेनक्रियाज से बहुत सारे पेनक्रियाटिक एंजाइम निकलते हैं, जो एंजाइम हर एक चीज़ के बॉडी के लिए, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, तो उन सब के लिए पचाने के लिए पेनक्रियाज ही काम करता है। तो सिम्टम्स कॉमन से आपको समझ में आ रहे हैं कि अगर किसी को पेनक्रियाटिक कैंसर हो गया तो आदमी बहुत कमज़ोर हो जाएगा, उसका वेट बहुत लॉस होगा, क्योंकि खाना खाएगा, वो खाने को पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए तो वो पेनक्रियाज से निकालते हैं, पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा, तो भूख नहीं लगेगी, पेट में दर्द होगा क्योंकि कैंसर हो रखा है, सेल ग्रो कर रहे हैं अनवांटेड तरह से। दूसरा, लीवर की एक पाइप होती है जो पेनक्रियाज में जा करके पेनक्रियाज के एक डक्ट से मिलते हैं और वो छोटी आंत में छूटता है। तो पेनक्रियाज का जब साइज बड़ा हो जाएगा तो वो डक्ट भी ब्लॉक हो जाएगी जो लीवर से आ रही थी, और लीवर से बहुत अच्छा बाइल जूस आता है जो वो भी खाने को, डाइजेशन में हेल्प करता है खाने को। तो यानी कि वो बाइल जो थी, जो डक्ट आ रही थी, उसका भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी बाइल रिवर्स जाएगा, मतलब बाइल भी नहीं रुक पाएगा वहां पे, तो इसे जॉन्डिस होगा लीवर में, यानी कि पी लिया। अब शरीर में जॉन्डिस, मतलब ये कॉमन देखा गया कि जॉन्डिस हो जाता है अगर किसी को पेनक्रियाटिक कैंसर होता है, तो ये देखने को मिलता है अपने को कि उसको जॉन्डिस हो गया है। जॉन्डिस हो जाएगा तो मतलब पीला पीला कलर शरीर में, आंख पे, यहाँ पे कलर पिगमेंटेशन हो जाएगी, खाना और भी नहीं पचेगा। तो ऐसे कुछ सिम्टम जो है अपने को देखने को मिलेंगे इसके अंदर। पेनक्रियाज में अगर कैंसर हो गया तो इसका पता कैसे करें? किसी भी कैंसर का अगर दर्द हो रहा है, इनिशियली सिम्टम है, तो जनरली पेट सीटी, है ना, सीटी स्कैन करवाते हैं, जिसमें पता चल जाता है कि बॉडी में कहाँ पे कौन सा टिश्यू है जो ज़्यादा साइज का हो गया, फिर ज़्यादा साइज का बढ़ चुका है। और इसके बाद फिर हम टेस्ट कराने के बाद अगर हमें लगा हल्का फुल्का कि नहीं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए थी, फिर उसकी बायोप्सी कराते हैं। बायोप्सी क्या होता है? जनरली बायोप्सी का मतलब होता है कि जैसे हम ब्लड सैंपल लेते हैं, कि थोड़ा सा ब्लड निकाले हमारे बॉडी से और चेक कर लिया कि क्या लेवल है ब्लड में, हीमोग्लोबिन कैसा है, कोई बुखार वुखार, डेंगू कुछ। वही तरह बायोप्सी में क्या होता है कि एक जहाँ पे कैंसर होता है वहाँ का थोड़ा सा टिश्यू निकाल लिया जाता है, और निकाल के चेक करते हैं कि जो ये कैंसर है या फिर जो ट्यूमर है वो किस तरह का है। कहीं ये मैलिग्नेंट ट्यूमर तो नहीं है, या फिर कहीं बिनाइन ट्यूमर तो नहीं है, मतलब ट्यूमर किस तरह का है। मैलिग्नेंट कहने का मतलब कि ट्यूमर भी कई तरह के होते हैं, 3-4 तरह के होते हैं। मैं अगर मैलिग्नेंट के बारे में बताऊं तो एक ऐसा ट्यूमर जो बहुत काफी समझो कि खतरनाक ट्यूमर हो, यानी कि उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कांटेक्ट में आ रहा है उसको भी बीमार कर रहा है, उस सेल को भी बीमार कर रहा है, मतलब, और खुद तो करे जा रहा है आगे ग्रो। बिनाइन ट्यूमर क्या है? एक ट्यूमर है वो भी, पर वो उसकी एक, हर एक सेल की लाइफ फिक्स होती है कि इतने टाइम के लिए ये सेल रहेगा, तो उसकी लाइफ फिक्स है कि ये ट्यूमर इतने दिन तक रहेगा, मतलब इतना साइज होगा इसका, इसके बाद वो आगे ग्रो नहीं करेगा। यानी उस ट्यूमर को बिनाइन ट्यूमर है तो उसको जनरली सर्जरी से, किसी भी मेथड से उसको निकाल दिया जा सकता है और पेशेंट को कुछ नहीं होगा। तो पता क्या था कि ट्यूमर कौन सा है, मैलिग्नेंसी है या फिर बिनाइन ट्यूमर है। इसके बाद अगर हमें पता चलता है कि डॉक्टर देखते हैं कि ट्यूमर खतरनाक वाला है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, या फिर कोई भी ट्यूमर है, मेनली पेनक्रियाज में बात करूं, तो फिर उसका इलाज चलता है अच्छे से। कैंसर में बहुत सारी थेरेपी चलती है, कैंसर में कीमोथेरेपी चलती है, रेडियोथेरेपी चलती है ना, उसके साथ में इम्यूनोथेरेपी चलती है, ये सर्जरी चलती है, ये सारी थेरेपी। अब एक बात है कि अगर अगर जो ट्यूमर है पेनक्रियाज में एक ही जगह हो, सिर्फ एक ही जगह है, छोटा सा, अब मैं स्टेज पे आता हूँ ना,
स्टेज क्या होती है कैंसर की, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज क्या होती है। तो अगर मैं बात करूँ कि कैंसर में जैसे कि फर्स्ट स्टेज की बात करूँ, और फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है, वही तरह थर्ड फोर्थ में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। फर्स्ट और सेकंड की मैं बात करूँ अगर, तो मतलब एक ट्यूमर है या फिर जो कैंसर सेल है वो किसी ऑर्गन के किसी एक ही तरफ में है, बेशक उसका साइज बड़ा हो गया हो, उससे मतलब नहीं है कि साइज कितना बड़ा है साइज कितना छोटा है, पर वो एक ही जगह पे है और उसका साइज बड़ा हो गया हो या छोटा हो गया मतलब नहीं है, वो फैला नहीं है, पेनफुल है, वो अलग बात है ना। तो वो है फर्स्ट स्टेज या फिर सेकंड स्टेज बोल सकते हैं उसको हम। ज्यादा बड़ा हो गया थोड़ा सा हल्का सा स्प्रेड तो सेकंड स्टेज बोल सकते हैं। तो उसको तो सर्जरी के द्वारा आराम से निकाल दो, वहीं से ही खत्म, कुछ नहीं होगा। या फिर और भी कीमो, उसको कीमो अगर ज्यादा बड़ा तो पहले कीमोथेरेपी यानी केमिकल का यूज करके वो जो कैंसर वाले सेल जो आए थे ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैंसर के सेल आए थे हमारे बॉडी में शुरू में, तो वो सीधा कैंसर कीमोथेरेपी, कुछ केमिकल्स मेडिसिन कुछ ऐसी है जो उन केमिकल जो कैंसर सेल के ऊपर जाएंगे उनको खत्म कर देंगे, सिंपल सी बात, ठीक है, तो उनको मार देंगे। रेडिएशन थेरेपी में क्या है, रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन जला देते हैं, जो कैंसर सेल को सीधा जला देंगे, सर्जरी में सीधा उस ट्यूमर को निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये होता है हमारा। इन सबसे एक मेन होती है इम्यूनोथेरेपी। अब मैं बात करता ना आपसे कि अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी हुई, टी लिम्फोसाइट अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना, हम मोनोसाइट काम कर रहे हैं, तो अपने आप ही देख लेंगे। तो इन सबके साथ अगर किसी की कीमोथेरेपी भी चल रही है, फिर सर्जरी हुई, तो अगर इम्यूनोथेरेपी भी चलाए, है ना, यानी अपने इम्यूनो सिस्टम को अच्छा करे, तो बहुत जल्दी अच्छा फीडबैक मिलता है और रिकवरी पेशेंट की बहुत जल्दी अच्छी होती है। इसके साथ में अगर जिस जो पेशेंट है, अगर उस पेशेंट का कैंसर जो है वो उस पेनक्रियाज से कहीं और फैल गया, यानी कि पेनक्रियाज में था ही, है अभी भी, अब वो उसके साथ में कहीं और चला गया, लंग्स में चला गया, ब्रेन में चला गया, बोन में चला गया, ब्लड में चला गया, लीवर में, जनरली लीवर में चला आता है। मैंने अक्सर देखा जाता है कि पेनक्रियाज में अगर कैंसर है और अगर वो थर्ड स्टेज में आ गया हो या फिर फोर्थ स्टेज में आ गया हो, तो जनरली लीवर में कैंसर हो जाता है, तो जनरली वो लीवर में देखा जाता है। तो ऐसे स्टेज में, यानी कि ये जो ट्यूमर सेल था, कैंसर सेल था, वो एक स्टेज को छोड़ के एक जगह को छोड़ के दो तीन जगह पे स्प्रेड हो रहा है, बॉडी के किसी और भी ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो फोर्थ या थर्ड स्टेज आ चुकी है। थर्ड स्टेज हम बोल सकते हैं। फोर्थ स्टेज का मतलब ये नहीं है कि फोर्थ स्टेज आ चुके हैं मतलब अब कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पेशेंट को बचाना मुश्किल है। फोर्थ स्टेज जनरली ये दिखाता है कि बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन जो है अफेक्ट हो चुके हैं, इलाज अभी भी है, अच्छे से अगर उसकी सर्जरी होके एक अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट यानी अच्छे जो कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके पास जाया जाए, वो अच्छे से देखे, ट्रीटमेंट करें, और साथ में दवाइयाँ के साथ इम्यूनोथेरेपी, मैं बार बार फोकस करूँगा, अगर इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम किया जाए, सबके साथ साथ में इम्यूनोथेरेपी चला जाए, तो बहुत जल्दी असर दिखेगा अपने को इसके ऊपर, तो बच सकता है पेशेंट। फोर्थ स्टेज पे जाकर के बच सकते हैं, थर्ड स्टेज पे जाकर बच सकते हैं, और फर्स्ट सेकंड स्टेज पे तो कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड ये भी करता है कि बॉडी में किस ऑर्गन पे ये कैंसर या फिर ट्यूमर सेल हुआ है। बाकी मेरी थोड़ी थोड़ी जो शॉर्ट्स वीडियो आती है उसमें बताते रहता हूँ कि कैंसर क्यों होता है, क्या खाने से क्या ना खाने से। अगर मैंने कोई वीडियो में ऐसा बोल दिया कि ये खाने से कैंसर हो सकता है, या फिर बोल दिया कि कैंसर होने की ये सिम्टम है, अगर 100 लोगों को ये सिम्टम दिख रहे हैं सेम बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ, तो उसमें से सिर्फ 2% लोग होंगे जिनको ये सिम्टम दिखेंगे, क्योंकि ये सिम्टम बिना कैंसर के या फिर जो खा रहे हो उससे जरूरी नहीं है, हो वो भी अलग चीजें हैं। होता कैसे है कैंसर, देखो कोई एक वजह नहीं होती कि ये बोल दूं तो इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। आपके फैमिली हिस्ट्री भी डिपेंड करती है किसी को है या नहीं, आपका इन्वायरमेंट सोशल जहाँ पे आप रह रहे हो वो डिपेंड करता है, आपका खान पान डाइट सब कुछ डिपेंड करती है कि क्या कर रहे हो। कुछ तरह के फूड होते हैं, कुछ तरह का खाना होता है जिनको खाने से एक विशेष तरह का कैंसर हो सकता है, कुछ तरह का होता है ऐसा। कुछ तो वार्निंग भी लिखी होती है जैसे कि तम्बाकू माकू ऐसा, है ना। तो इन सब पे तो होता ही है, सिगरेट स्मोक लंग कैंसर ये तो कॉमन है। तो आई होप कि जो मैंने बताया इस वीडियो में आपको मैं डराना नहीं चाहता, मैं जो सच होता हूँ वो बताता हूँ, तो आपको इससे ज़रूर हेल्प मिली होगी, नॉलेजफुल वीडियो रही होगी। और इसमें दूसरी बात, हाँ एक बार और, कि अगर किसी को कैंसर हो जाए तो लोग सोचते हैं कि कैंसर हो गया है, चाहे पेनक्रियाज में हो गया हो, कहीं भी हो गया हो, तो सोचते हैं कि अब थोड़ा डाइट में ध्यान दो, थोड़ा चूरन खाऊं, थोड़ा सिर्फ फल फ्रूट खाऊं, तो ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कैलोरी वाला फूड खाओ, क्योंकि आपका वेट लॉस हो रहा है, कैंसर जो सेल है वो दूसरे सेल को मार रहा है, आपकी बॉडी को ही खत्म कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा कैलोरी यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा प्रोटीन का कंजप्शन करोगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी लोगे, उतना ज़्यादा आपके बॉडी के लिए अच्छा होगा। चूरन या फिर किसी भी जड़ी बूटी पे भरोसा करने से अच्छा, तो ये अगर डाइट के बारे में बात करो तो। बाकी अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले, जब आपके नॉर्मल घर में फिजिशियन है, फैमिली डॉक्टर है, उनसे ज़रूर मिले, उनसे ज़रूर बात करें इसके लिए।
तो आई होप ये वीडियो नॉलेजफुल होगी। अगर कुछ बताना भूल गया होगा तो मुझे कमेंट कर देना, या फिर कुछ और नॉलेज चाहिए तो मैं इसके ऊपर भी कोशिश करूँगा कुछ हो जाए। थैंक यू सो मच।